नवरात्रे का 8वां दिन यानी महागौरी के पूजन का दिन। महागौरी का रूप बेहद सौम्य, सरल और सहज होता है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का रूप होती हैं। महागौरी को भोग में विशेष चीजें अर्पित की जाती है। कहा जाता है कि यदि आप घर में सुख शांति चाहते हैं तो अष्टमी के दिन कुछ उपाय करें और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो अष्टमी में महागौरी का पूजन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इस प्रकार नवरात्रे के 9 रूपों में माँ महागौरी का पूजन अष्टमी को होता है। माँ के इस स्वरूप के पूजन से गृहस्थ जीवन की कई समस्याएं खत्म होती हैं। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कोरोना महामारी के बाद घरेलू उड़ानों पर लगाई पाबंदी में राहत दे दी है। 18 अक्टूबर से घरेलू व्यवसायी उड़ानों में यात्रियों की क्षमता को लेकर लागू पाबंदियां हटा दी जाएंगी। इससे पहले उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता से किया जा सकेगा। बता दें, सितंबर में सरकार ने घरेलू उड़ानों की यात्रा क्षमता 72.5% से बढ़ाकर 85% कर दी थी। अब अगले सोमवार से 100% क्षमता के साथ देश में उड़ानों का संचालन किया जा सकेगा। यानी अब घरेलू उड़ानों में पहले की तुलना में अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। पूर्ण यात्री क्षमता से उड़ानों के संचालन की इजाज़त देने के साथ ही मंत्रालय ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटरों से यह भी कहा कि वे कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपाय सुनिश्चित करें और यात्रा के दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार का कठोरता से पालन करें। जानकारी के अनुसार देश में हवाई यातायात तेजी से बढ़ रहा है। अगस्त में इसमें जुलाई के मुकाबले 31% बढ़ोतरी हुई और यह 66 लाख यात्री प्रति माह हो गए। इससे महामारी के बाद से हवाई यात्रा में आ रही कमी की प्रवृत्ति में तेजी से बदलाव का संकेत मिला। जुलाई में घरेलू यात्रियों की संख्या 51 लाख रही थी। बता दें, केंद्र सरकार ने पिछले महीने यानी सितंबर में एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए महीने में 15 दिनों का किराया आपके अनुसार तक करने की छूट दी थी। बचे 15 दिनों का किराया उन्हें सरकार की ओर से तय किए गए प्राइस ब्रांड के अनुसार ही लेना होगा। बता दें, किराए के प्राइस ब्रांड के तहत सरकार अब तक सबसे कम और सबसे ज्यादा किराए की लिमिट तय कर रही थी, लेकिन अब इसमें छूट दे दी गई है। अब सरकार महीने में 15 दिन ही यह लिमिट तय करेगी, जबकि बाकी 15 दिनों तक एयरलाइंस कंपनी इसे अपने हिसाब से तय कर सकेंगी। नागरिक उड़ान मंत्रालय ने सितंबर में घरेलू उड़ानों में यात्री क्षमता को 72.5% से बढ़ाकर 85% कर दिया था। 18 अक्टूबर से 100% क्षमता से उड़ानों के संचालन की इजाज़त दे दी गई है। कोयले संकट के बीच केंद्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार कोयला आपूर्ति बढ़ाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर सरकार इस हालात की लगातार समीक्षा भी कर रही है। सोमवार को जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला मंत्री प्रहलाद पटेल और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के अलावा कोल इंडिया और एनटीपीसी के अफसरों के साथ बैठक की, वहीं अब इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी भी जल्द ही एक समीक्षा बैठक कर सकते हैं। पीएम मोदी की इस समीक्षा बैठक में शामिल होने से ही ये बात साफ हो जाती है कि यह मामला कितना गंभीर है और केंद्र इस पर कितना अलर्ट है। मिली जानकारी के अनुसार देश में बढ़ते कोयला संकट से निपटने के लिए कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय ने मिलकर एक क्रासिये ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में 3 मंत्रालय के बड़े अफसरों के अलावा बड़ी बिजली कंपनियों के अधिकारी भी शामिल हैं, जो इस कोयला संकट पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। ये ग्रुप कोयले की डिमांड को देखते हुए कोयले से लदी मालगाड़ियों को डाइवर्ट भी करते हैं। देश में 135 बड़े थर्मल पावर प्लांट की सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी के तहत मॉनिटरिंग होती है। फिलहाल इसमें से करीब 120 प्लांट तक मालगाड़ी से कोयला पहुंचाता है। रेलवे का माल सप्लाई के लिए 450 रैक की जरूरत है, लेकिन उनके पास 100 रैक रिवर्स हैं। इस बीच कोयला मंत्रालय की तरफ से बिजली संयंत्रों में भेजे जाने वाले कोयले की हर रोज समीक्षा की जा रही है, ताकि कहीं भी कमी ना हो पाए। कोल इंडिया ने संबंधित सभी कोयले कंपनियों को इसके उत्पाद और इसके डिस्पैच के तय लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। कोल इंडिया का कहना है कि बिजली संयंत्रों
से उन्हें हर रोज 20 से 25 लाख टन कोयले की मांग आ रही है, जबकि उन्हें बीते 4 दिनों से 18 लाख टन कोयले की आपूर्ति की जा रही है। कोल इंडिया ने विश्वास जताया है कि आने वाले दिनों में वे हर रोज 20 टन कोयला डिस्पैच कर सकेंगे। गौरतलब है कि सामान्य दिनों में एक माह के दौरान बिजली संयंत्रों को 40 से 45 मिलियन टन कोयले की जरूरत होती है। आयकर विभाग ने बेंगलुरु के 3 प्रमुख ठेकेदार समूहों के परिसरों पर छापेमारी कर करीब 750 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है। सीबीडीटी ने मंगलवार को बताया कि यह समूह सिंचाई और हवाई परियोजनाओं के निर्माण में शामिल रहे हैं। ये छापेमारी 7 अक्टूबर को 4 राज्यों में 47 परिसरों पर शुरू की गई थी। आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाले निकाय सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि जांच में सामने आया है कि ठेकेदारों के इन 3 समूहों में से एक ने 40 व्यक्तियों के नाम पर फर्जी उप अनुबंधन बुक किए हैं, जबकि इन व्यक्तियों का निर्माण व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है। साथ ही बयान में कहा गया कि इन व्यक्तियों ने हेरफेर करने की बात को स्वीकार किया है। बयान में कहा गया कि इन 3 समूहों के परिसरों पर छापेमारी के दौरान करीब 750 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। इनमें से कुल 439 करोड़ रुपए की राशि को संबंधित समूहों ने अपनी अघोषित आय के रूप में स्वीकार कर लिया है। वहीं एक समूह ने 382 करोड़ रुपए की श्रम व्यय की मुद्रास्फीति में लिप्त होने की बात स्वीकार की है। राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ जारी जंग में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ फिर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि हमने इस पहल को पिछले साल शुरू किया था। अब इस पहल को फिर से 18 अक्टूबर से शुरू करने जा रहे हैं। वहीं इस बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे ही आप रेड सिग्नल पर रुकते हैं, अपने वाहन के इंजन को बंद कर दें। आप आज ही शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसे औपचारिक रूप से 18 तारीख को लॉन्च किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आपने ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लें। यदि आप दिल्ली में कहीं भी प्रदूषण देखते हैं तो ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई ट्रक वायु प्रदूषण का कारण बनता है या कोई भी उद्योग जो प्रदूषण फैला रहा है, कचरा जला रहा है, तो आप शिकायत कीजिए। हमारी टीम मौके पर पहुंचेगी और प्रदूषण के स्रोत को रोकेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों प्रदूषण बढ़ा है। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने को कहा। उन्होंने कहा कि हमें सप्ताह में कम से कम एक बार अपना वाहन नहीं निकालना चाहिए। हमें मेट्रो, बस या दूसरों के साथ वाहन साझा करने का निर्णय लेना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रदूषण को कम किया जा सकता है और ईंधन की भी बचत की जा सकती है। एनआईए आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एनआईए ने मंगलवार को दिल्ली, एनसीआर, यूपी और जम्मू के 18 जगहों पर छापेमारी की। आतंकी संगठनों को ओवरग्राउंड नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए मध्य कश्मीर में कई स्थानों पर एनआईए ने निशाना बनाया है। बता दें, एनआईए ने दिल्ली और यूपी में छापे मारा है। इसके अलावा कश्मीर घाटी में 16 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए को सूचना मिली है कि आतंकी दिल्ली, यूपी और आसपास के इलाकों में छुपे हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों के पास हथियार और गोला बारूद भी हो सकता है। घाटी में हाल ही में नागरिक हत्याओं के बाद आतंकियों के खिलाफ एनआईए ने कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में गुलबाग काकापोरा निवासी अब खालिद डार के बेटे ओवैस अहमद डार के घर पर भी छापेमारी की। साथ ही एनआईए ने कई और अन्य लोगों के घर की भी तलाशी ली। बता दें, एनआईए ने यह छापेमारी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल-मुजाहिदीन समेत विभिन्न आतंकी संगठनों के साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मारा। सूत्रों के अनुसार 10 अक्टूबर को नया मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद एनआईए की ओर से छापेमारी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए। वहीं कैबिनेट के फैसले में प्रदेश के उपनल कर्मचारियों की मुरादें भी पूरी की गई। सरकार ने उपनल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 22,000 उपनल कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सरकार ने फैसला लिया है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल की है, उनके 2,000 रुपये और 10 साल से अधिक वाले कर्मचारियों के वेतन में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही एक निश्चित बढ़ोतरी हर साल की जाएगी। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मामले में सीएम को अग्रहित किया गया। वे ही उनके मानदेय बढ़ाने पर निर्णय लेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों में
कमरों की बुकिंग पर 20% छूट दी जाएगी। सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने 15 नवंबर तक 50 इकाइयों में छूट देने के लिए विशेष पैकेज जारी किया है। कोरोना संकट के चलते बीते वर्ष हिमाचल में प्रभावित हुए होटल कारोबारों को पटरी पर लाने के लिए निगम ने अपने होटलों में बुकिंग पर छूट देने का फैसला लिया है। देवभूमि हिमाचल में आने वाले सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने प्रदेश में स्थित अधिकांश होटलों में डिस्काउंट देने का फैसला लिया है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौल, चंबा सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में स्थित निगम के होटलों में छूट की सुविधा मिलेगी। कमरों की बुकिंग कराने के लिए सैलानियों को पर्यटन निगम की वेबसाइट पर सभी होटलों की रेट लिस्ट के साथ जानकारी मिलेगी। निगम ने इस बारे में जानकारी वेबसाइट पर अपडेट कर दी है। वहीं खाने पीने के सामान पर छूट नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग से मंजूरी लेने के बाद निगम ने सैलानियों को छूट देने के लिए विशेष पैकेज शुरू किया है। बता दें, हिमाचल प्रदेश में हर साल लाखों देशी विदेशी सैलानी यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने के लिए पहुँचते हैं। शुद्ध आबो हवा और प्रकृति नज़ारों से भरपूर हिमाचल की वादियाँ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रदेश में घूमने के लिए कई बेहतरीन स्थान हैं। साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए भी यहाँ अच्छे स्थल हैं। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, वाटर स्पोर्ट्स और पैराग्लाइडिंग आदि का आनंद ले सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को गांव सिखावा में पूर्व मंत्री सेवा सिंह सिखावा के निधन पर परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे। उनके साथ आप नेता राघव चड्ढा, भगवंत मान, हरपाल सिंह चीमा और बलजिंदर कौर भी थे। सिखवावा परिवार के साथ दुख साझा करने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सेवा सिंह सिखवावा के निधन से पार्टी को नुकसान हुआ है। पिछले 6 से 7 महीने से सिखवावा बीमारी से जूझ रहे थे, इसलिए वह दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे थे। अचानक उनका देहांत हो गया। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें दुख है। वह और पूरी आम आदमी पार्टी सिखवावा परिवार के साथ है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रघुनाथा दोनावा के झिटकैया टोल में सोमवार को पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया गया। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 2 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव में जीत के बाद शराब पार्टी चल रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बता दें, कुछ ग्रामीणों ने शराब पार्टी की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस जैसे ही घटनास्थल पर पहुंची, वहां मौजूद लोगों ने हमला बोल दिया। इनमें 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं 2 पुलिसकर्मियों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए हवाई फायरिंग भी की थी।